निवेदन करूंगा जयराम ठाकुर जी अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिलने के बावजूद भी केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा बयानबाजी और गंभीर टिप्पणियां पिछले 3.25 साल का कार्यकाल जो कांग्रेस का पूरा हुआ लगातार महसूस रहे। विषय ये नहीं है कि अभी केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ और उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र नहीं आया। विषय ये है कि जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी तो भी गालियां दे रहे थे, और जब फाइनेंस कमीशन ने 16th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो 17 राज्यों को मिलती थी, अब नहीं मिलेगी, तो भी गालियां ही दे रहे हैं। सहयोग केंद्र सरकार की ओर से जब मिल रहा है तब भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते हैं, हमें कोसते हैं, मोदी जी को कोसते हैं। और आज जो हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में बने हैं, इस हालात में भी अभी तक वही कार्यक्रम लगातार इनका चल रहा है। मित्रों, पहली बात तो सीधी सी बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सीधे तौर पर जिम्मेवारी उनके ऊपर है। जो वर्तमान हालात है, उन हालात में प्रदेश को कैसे आगे ले जाना, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश को अगर नहीं मिली तो उस सूरत में आपको वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान कांग्रेस की सरकार की है। आप अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा दूसरे के सिर नहीं फोड़ सकते हैं। अगर बस की बात नहीं है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि अब हमारे बस की बात है नहीं, छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब से सरकार बनी है, ये रोना धोना अभी तक जारी है। अभी 3 दिन का सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बुलाया गया था, और जिसमें राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड का हुआ, क्योंकि जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो उसमें भी चर्चा होनी है, उस पर अभी ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन जो टिप्पणी महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने की वो अपने आप में बहुत गंभीर थी। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम रह करके ये संभव नहीं है जो गंभीर टिप्पणियां की है केंद्र सरकार के खिलाफ, उनको राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में शामिल किया गया है। और एक फेडरल स्ट्रक्चर में उनका ये कहना, उनका ये मानना कि उनको पढ़ करके इस माननीय सदन में सुनाना संभव नहीं।
इसलिए सारा महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड के इसमें जो है समाप्त हो गया। 3 दिन का सत्र था। इसमें एक प्रस्ताव जो है उनने रेजोल्यूशन नियम 102 के अंतर्गत लाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो है हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम के अनुसार तो यह होना चाहिए था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, उस पर चर्चा होती है, वो चर्चा समाप्त होने के बाद अगला बिजनेस लिया जाता है, तब तक दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं लिया जाता है। ये आज तक का प्रावधान रहा है, ये आज तक की कन्वेंशन रही है और नियम भी यही कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार आमदा थी कि हमने चर्चा करनी है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को बंद हुई है, हमने भी चर्चा में भाग लिया, हमने अपना पक्ष रखा और विपक्ष की ओर से सभी माननीय विधायकों ने पुरजोर तरीके से वर्तमान सरकार की नाकामयाबियों का जिक्र किया। 3.5 साल का कार्यकाल पर्याप्त होता किसी सरकार को परफॉर्म करने के लिए, और 3.5 साल के कार्यकाल में आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो नाकामयाबियां जो आपकी हैं उनको दूसरे के सिर पर नहीं डाला जा सकता है। और चर्चा का समापन पिछले कल हुआ जब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो सदन के अंदर हम मौजूद थे और एक बात को लेकर के हमने सदन के अंदर बड़ा साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को के हितों के साथ है, प्रदेश हित सर्वोपरि है। रेवेन्यू डेफिसिट अगर बंद हुई है तो सबसे बड़ी बात तो यही है। जब हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से इस बात के लिए आग्रह किया कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इसमें जो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हमने अपना पक्ष रखना है, हमें बात करने का मौका दीजिए। और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय चाहते भी थे, बार बार उन्होंने मुख्यमंत्री जी की ओर इशारा भी किया, आग्रह भी किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी अड़े रहे और खड़े रहे और हटे नहीं। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी हम किसी बात को नहीं सुनना चाहते। और ऐसी सूरत में जब हमको बोलने से रोका गया, हमको अपना पक्ष रखने से रोका गया, जो गलत तथ्य मुख्यमंत्री वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे, हमें लगा कि उसमें उन तथ्यों को ठीक करने की आवश्यकता है। जब मौका हमको नहीं दिया गया बोलने का, तो अंततः हुआ हमको अपना विरोध स्वरूप जो है वेल ऑफ द हाउस में जाना पड़ा। हमने अगर विरोध किया है, मुख्यमंत्री के राजनीतिक भाषण का किया है, मुख्यमंत्री की राजनीतिक सोच का किया है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिले, इसके लिए हम लगातार उनको कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर प्रयत्न करिए। और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना पक्ष अपने तरीके से रखेगी। हम सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिए, और आप सुनिश्चित नहीं कर सकते, आप तय नहीं कर सकते कि हमको क्या बोलना है, हमको क्या करना है। अगर हमारे सहयोग की आपको आवश्यकता है तो सहयोग लेने के लिए व्यवहार भी उस तरह का होना चाहिए, और व्यवहार पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदाराना था। और इसलिए हमने एक बात को अनुभव किया, जैसे उनको लग रहा है, मुख्यमंत्री को लग रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो संकट आने वाले समय में आर्थिक रूप से पहले से चल रहा है और ज्यादा बढ़ेगा आर्थिक संकट।
और जो हमने गारंटियां दी वो गारंटियां पूरी नहीं हो सकेगी। जो हम करना चाहते हैं वो करना संभव नहीं हो पाएगा। विकास कार्य ठप हो जाएंगे, कर्मचारी नाराज हो जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, डीए नहीं मिलेगा, एरियर नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में इससे पहले ही कि हम राजनीतिक दृष्टि से इस सारी चीज का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी का सिर हो, और इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकता। अगर राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक मकसद के साथ आप इस सारे मुद्दे को खड़ा करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से जिस तरह से भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से देगी। अन्याय कब हुआ, पहले तो मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा। हम पहले भी इस बात को विधानसभा के अंदर कह चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देश ने, दुनिया के एक बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट जो है, अर्थशास्त्री, देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनके दौरान, यूपीए के दौरान जो है, जब वो सत्ता में रहे 10 वर्ष तक, 2 फाइनेंस कमीशन उनके दौर भी आए, 12वां वित्त आयोग और 13वां वित्त आयोग। और 12वां 13वां वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का एक बार 10,202 करोड़ मिला 12वें वित्त आयोग में, और 13वें वित्त आयोग में 7,879 मिला। और दोनों को मिला करके लगभग ये दोनों वित्त आयोग का पैसा 18,000 करोड़ रुपए बनता है। और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2 फाइनेंस कमीशन उनके दौरान जो आए, 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन। 14 फाइनेंस कमीशन में ऑल टाइम हाई 40,624 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का हिमाचल प्रदेश को मिला। और उसके बाद 15 वित्त आयोग में 37,199 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। और इसके बीच में जब कोविड का दौर आया, जब फाइनेंस कमीशन के इसमें थोड़ा सा गैप पड़ा, 1 साल का लगभग, सारी चीजों को, क्योंकि आर्थिकी पूरे देश की, दुनिया की तबाह हुई उस वक्त, तो इंटरिम हिमाचल प्रदेश को मिला वो 11,431 करोड़ रुपए। अगर इन सारे को मिला करके हम देखें तो 89,254 करोड़ रुपीस हिमाचल प्रदेश को मिले। कांग्रेस की जब केंद्र सरकार में जब थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सीधा मैं कह रहा हूं कि 18,000 करोड़ रुपए के लगभग उस वक्त मिला। और यहां 89,000 करोड़ 254 करोड़ ऑल टाइम हाई, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 5 गुना से भी ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को मोदी जी की सरकार के दौरान 2 फाइनेंस कमीशन में मिला। तो अन्याय तब हुआ जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री। ये आंकड़े में फाइनेंस कमीशन के आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं। ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है ऑल पार्टी मीटिंग में भी, और उससे पहले जो सेक्रेटरीट में जो रखी थी, जिसमें कहा कि जयराम ठाकुर आए, हम आए तो भी परेशानी थी, हम नहीं आए तो भी परेशानी। तो एक तो आंकड़ा इस बात को लेकर के, ये सीधा मोटा सा एक आंकड़ा है, जिस आंकड़े को लेकर के कि अन्याय हिमाचल प्रदेश के साथ किस सरकार ने किया, कब किया। अन्याय नहीं, घोर अन्याय अगर हुआ है तो यूपीए की गवर्नमेंट में, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हुआ है। और उसके बाद आगे बढ़कर के अगर हम बात करें, जिस बात को लेकर के पिछले कल विधानसभा के अंदर हम बार बार उठ करके बात करने की कोशिश कर रहे, जहां हमको बोलने का मौका नहीं दिया। एक प्रश्न के उत्तर में 26 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया,
और जवाब में उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2025 तक 26,830 करोड़ रुपए लोन लिया और 8,253 करोड़ रुपए जो है वो ऋण चुकाया। ये हमने विधानसभा के अंदर कहा। और उसके बाद 18 फरवरी 2026 यानी कि पिछले कल विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा कि 35,482 करोड़ रुपए लोन लिया और 27,000 करोड़ रुपए वापस किया। लोन का जो पैसा था वो वापस किया। और इसका अर्थ क्या है कि मात्र 7 महीने में क्या 19,000 करोड़ रुपए आपने जो लोन लिया उसको चुकता कर दिया। क्या ये व्यवहारिक है? यह आंकड़ा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वो आंकड़े कल जब बोल रहे थे इसी पर हमारा एतराज था। आप कितना गुमराह करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं सदन के अंदर। और जबकि जो बजट का जो प्रावधान था वो सिर्फ मात्र 10,000 करोड़ रुपए जिनको चुकता करने का प्रावधान था, ब्याज का और ऋण का दोनों का। और आगे बढ़कर के मैं कहना चाहता हूं, देखिए लड़ाई किस बात को लेकर के हमारी कल थी, जिस बात को लेकर के हमारी नाराजगी थी, वो गलत बोले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो तथ्य रख रहे थे जो मुख्यमंत्री के लिए कतई भी शोभा नहीं देता। 17 फरवरी 2026 को विधानसभा में उन्होंने कहा, जब मैं बोल रहा था मेरे को बोलते बोलते रोक करके उन्होंने इंटरवीन किया और कहा कि 17 फरवरी की 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं कि 23,000 करोड़ रुपए लोन लिया और 26,000 करोड़ रुपए वापिस। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में बातें हैं सारी। और उसके एक दिन बाद यानी कि पिछले कल जब जवाब दिया 18 फरवरी को, तो विधानसभा के अंदर कहा कि 35,482 करोड़ रुपए ऋण लिया और 27,043 करोड़ रुपए वापस लिया। आप एक दिन पहले कह रहे हैं कि 23,000 करोड़ रुपए ऋण लिया और 26,000 करोड़ रुपए वापस किया, और एक दिन के बाद आप बोल रहे हैं कि 35,482 करोड़ रुपए ऋण लिया और 27,043 करोड़ रुपए वापस किया। कौन भरोसा करेगा, कौन विश्वास करेगा जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर हर रोज झूठ बोले, हर बात पर झूठ बोले। बात यह है कुल मिलाकर। और दूसरी बात मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं, बड़ा दिलचस्प यह है कि हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण के बारे में बात आती है तो ऋण सभी सरकारों ने लिया, मैं इस बात से सहमत हूं, जरूरत के मुताबिक लिया है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वो सारी चीजों को लेकर के भी हमारा ऋण, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो ऋण था, उस ऋण के बारे में वो कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि 45,000 करोड़ रुपए ऋण लिया और पिछले कल कह दिया कि 45,000 करोड़ से भी ज्यादा, शायद 46,000 करोड़ रुपए ऋण का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन कितनी है और ऋण जो लिया और उसके बाद हमने अदा किया, और ये फाइनेंस के ही आंकड़े में यहां उद्धृत कर रहा हूं, आपके समक्ष रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 40,672 करोड़ रुपए ऋण लिया और 38,276 करोड़ रुपए ऋण वापिस किया। और वो जो वापिस किया उसके बाद जो अंतर रहता था 2,076 करोड़ रुपए का मात्र जो है वो डिफरेंस रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी उन सारी चीजों को लेकर के वो हमेशा झूठ बोलते हैं।
हमने जो ऋण, जो शुद्ध ऋण जिसको मैं कह सकता हूं, जो हमारा ऋण हिमाचल प्रदेश में जो टोटल बना, हमारे समय का ऋण तो आज 69,600 करोड़ रुपीज था, लेकिन ये कितना बताते हैं, 76,000 करोड़। यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 600 को 6,500 करोड़ रुपए की लिमिट बची थी, जिस ऋण को हम ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नहीं लिया। और वो ऋण इन्होंने लिया जब सत्ता में आए, 11 दिसंबर 2022 को सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में 6,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया और खाते में किसमें डाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खाते में, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपकी सरकार का ऋण है वो आपको लेना, आपके नाम पर जाएगा। तो ये भी एक आपको बताऊं कि जो तथ्य जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया। और दूसरा मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में 1993 के बाद ऋण लेने की परंपरा शुरू हुई। पहले ऋण नहीं होता, ऋण लेना का ना अच्छा मानते थे, ना इसकी जरूरत महसूस होती थी, और ना ही शायद इसके लिए सोचा गया। लेकिन 1993 से 2022 तक जो टोटल ऋण जो है वो बना, वो 69,000, जिसका मैं जिक्र किया, जो 69,600 करोड़ के लगभग बना, जो जब हमने सरकार छोड़ी 30 साल के कार्यकाल में। और 2023 से 2026 तक, अभी तक 3 साल के कार्यकाल में 40,000 करोड़ ऋण ले लिया। और जो कुल ऋण का जो जितना हमारे टाइम ऋण था, उसके आधे से भी ज्यादा है। आधे से ज्यादा ऋण जो है, जब से हिमाचल प्रदेश में ऋण लेना शुरू किया है, मात्र सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से दिया गया। और हमने जब ऋण लिया तो हमने ऋण ले करके जो हमने वापिस किया, उसकी जो दर परसेंटेज उसकी थी, उसकी बस 95%, 95% जो वापसी करने की दर थी हमारी। और सुक्खू जी की सरकार की ऋण वापसी की दर जो वापस करने की है, इट इज ओनली 60%। अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ये जाएगा इसमें। और आगे बढ़कर के मैं कहना चाहता हूं, ऋण में अगर बढ़ोतरी का मैं जिक्र करूं, 2012 से 2017 तक जो गवर्नमेंट रही, उसमें 66% की इंक्रीज हुई, ऋण की सीमा में इंक्रीज हुआ बहुत ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार 2017 से 2022 तक रही, इट वॉज ओनली 48%। और जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार में जो ऋण लेने की जो दर चल रही है, जो स्पीड चल रही है, विच इज ऑलमोस्ट 50%, 50% की, इसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, हमने जो हम पंजाब पे एक मिशन को हम फॉलो करते हैं, और पेक मिशन का जो है वो एक 2016 से वो ड्यू था। लेकिन जब पंजाब लागू करता है, उसके बाद हम भी लागू करते हैं, तो हमने लागू किया। और हमने सैलरी पर जो है पंजाब पे जो पेक मिशन लागू किया 3 जनवरी 2022 को, और पेंशन पर जो हमने 25 फरवरी 2022 को लागू किया। और जो पे रिवीजन जो है, उसमें अगर इंक्रीज उसमें आया, जो हमने अपने टाइम में जो पेंशन और पे का जो पैसा दिया, इट वाज 6,500 करोड़ रुपीज, यानी कि सैलरी पर 3,500 करोड़ रुपीज और पेंशन पर 3,000 करोड़ रुपीज का जो हमारा पे रिवीजन के बाद जो इम्पैक्ट आया, इसको अदा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पूर्व सरकार ने किया। ये भी मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। ये सारे फैक्ट्स जो है, कल हम जो गलत तरीके से वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे, उनको हमने उस तरीके से ये करने की कोशिश की। बाकी में दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है।
जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।